हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल। और आज फिर हम आपके लिए स्टडी जीके स्पेशल एमसीक्यू लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप एक एक करके सारे क्वेश्चनों के आंसर देंगे और अपना स्कोर जो होगा उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा और फिर क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, फिर अपना जो स्कोर होगा उसे ज़रूर बताइएगा। तो फिर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अरेंज करना है आपको हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरला और महाराष्ट्र को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कब कब ये बने थे। ओके, कब कब इनका क्रिएशन हुआ था। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, केरला, हिमाचल, मणिपुर, इस तरीके से ये आपके पास ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। आप वीडियो को पॉज करके इनको देखिएगा। आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया होगा। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। देखिए, जो महाराष्ट्र था वो 1960 में बना था। 1960 में पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, जिसमें मराठी लोग और गुजरात में गुजराती लोग, इनको डिवाइड किया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। इसके बाद अगर मणिपुर की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो हिमाचल 1971 में फुल स्टेट का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को। इससे पहले ये यूटी था। ओके, और फिर मणिपुर जो स्टेट बना था वो 1972 में बना था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं केरला पहले से एक स्टेट था, फिर 1960 में यहाँ पे आपका महाराष्ट्र बना, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। इस तरीके से इनकी क्रोनोलॉजी होनी थी। ओके, तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राइव इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम। भारत का जो संविधान है अपनी जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो कहाँ से डिराइव करता है। ओके, कहाँ से लेता है, तो आपको इसका आंसर बताना है। पहला जो क्वेश्चन का जो यहाँ पे ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फिर पीपल ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। तो आपने आंसर दे दिया होगा। इसका जो आंसर होगा यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया होगा। ओके, आपने प्रीएम्बल का जो फर्स्ट सेंटेंस है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अपनी अथॉरिटी को ड्राइव करा है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, या कहीं हम पीपल ऑफ इंडिया से क्या करा है, ड्राइव करा है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी होना था। ओके, नाउ यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वॉज डिप्राइव ऑफ मोनोपोली ट्रेड विद इंडियन एक्सेप्ट टी ट्रेड बाय चाइना एमंग द फॉलोइंग एक्ट। ओके, आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली, जो ट्रेड की जो मोनोपोली थी उसको डिप्राइव कर दिया गया था एक्सेप्ट टी ट्रेड। तो वो किस एक्ट के द्वारा किया गया था ये बताना है आपको। ओके, तो जो इसके ऑप्शन है 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत, या 1833 का एक्ट था, या 1853 का, या 1858 का। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा ए। ओके, 1813 में। ओके, 1813 में जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसको रद्द कर दिया गया था सिर्फ टी का जो रेट था इसके अलावा। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी थी। जो 1833 में ही जो गवर्नर थे वो लॉर्ड मिंटो थे। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी थी। इसके अलावा 1833 में लॉर्ड बेंटिंग यहाँ पे गवर्नर थे। 1853 में जो चार्टर एक्ट था इसके तहत जो सिविल सर्विसेज में इंडियंस को एंट्री मिल गई थी, इंडियंस भी अब सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते थे। और 1858 से जो गवर्नर थे उनको वाइसरॉय कहा जाने लगा। ओके, तो इस तरीके से जो पहले वाइसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और जो पहले गवर्नर थे वो थे आपके बेंटिंग। ओके, 1833 का जो एक्ट था इसने गवर्नर जनरल को गवर्नर में बदल दिया था, जो 1833 का एक्ट था। ओके, नाउ यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजन। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं हम, जिससे इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। तो आपके सामने ये ऑप्शन है डोमिसाइल एंड डिसेंट, डोमिसाइल डिसेंट एंड रजिस्ट्रेशन, डोमिसाइल डिसेंट रजिस्ट्रेशन और होल्डिंग प्रॉपर्टी और नॉन ऑफ द अबव। आई होप आपने अभी तक इसका आंसर देख दिया होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, डोमिसाइल डिसेंट एंड रजिस्ट्रेशन। ओके, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दूं तो
जो कि 1955 में आया था। इसके तहत पांच तरीके से यहाँ पे आपको इंडियन सिटीजन दी जा सकती है। बाय बर्थ, डोमिसाइल, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, एक मिनट, डोमिसाइल, ओके, पहला। दूसरा नेचुरलाइजेशन, ओके। तीसरा डिसेंट। चौथा बाय रजिस्ट्रेशन। और पांचवा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ओके। ये पांच तरीके से आपको यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। इसके अलावा बताऊँ तो नेचुरलाइजेशन से, ओके, नेचुरलाइजेशन से इंडिया में आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर आप नेचुरलाइजेशन से इंडिया के सिटीजनशिप बनने हैं तो आप प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, ओके। सो नाउ यहाँ पे दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन है वो जेपीवी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1948 और 49 में, ओके। तो ये किससे रिलेटेड थी? तो आपको बताना है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया से, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस पे, नेचुरल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बेसिस पे, या रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST से। तो ये जो कमेटी थी, ये कमेटी थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे 1940। देखिए जो स्टार्ट होता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उस टाइम की थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने वेरियस कमेटीज़ बनाए और उन्होंने फिर उन कमेटीज़ को बोला कि आप यहाँ पे जायज़ा लीजिए कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का निर्माण किया जा सकता है या नहीं। तो इस सर्वप्रथम जो पहली कमेटी थी वो धर कमीशन थी, ओके, धर कमीशन थी। उसके बाद JVP कमेटी आई और उसके बाद फैजल अली कमेटी आई, ओके। इन दोनों कमेटी ने कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो आपके स्टेट हैं उनको हमें डिवाइड नहीं करना चाहिए। बट एट लास्ट जो फैजल अली कमेटी है उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बनाया जा सकता है। और इस तरीके से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ओके। नाउ यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive ईयर, ओके। कंजिक्यूटिव ईयर मतलब सपोज कोई 1956 से लेकर 60 तक प्रेसिडेंट बना, वाइस प्रेसिडेंट बना, और फिर 1960 से ही 1965 तक प्रेसिडेंट बना। तो इस तरीके से आपको बताना है कि कौन लगातार, कंजुगेटिव मतलब लगातार होता है, ठीक है, कौन सा ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे, ओके। तो आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। ए ऑप्शन है डॉक्टर R वेंकटरमन, बी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी है डॉक्टर VV गिरी एंड डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। तो जो इसका आंसर होगा यहाँ पे डी होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने थे। इनके अलावा जो 2 बार लगातार वाइस प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे मोहम्मद हामिद अंसारी, ओके, मोहम्मद हामिद अंसारी, ओके। यहाँ पे इन विच, एक मिनट है, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर, ये जितने भी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के नाम दिए हैं, इनकी खास बात ये है कि ये सारे के सारे अपनी वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रेसिडेंट बने, ओके। जैसे कि अगर मैं बताऊँ R वेंकटरमन, ये 1984 में वाइस प्रेसिडेंट थे और 1987 में प्रेसिडेंट बन गए, ओके। वहीं मैं अगर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करूँ तो ये 1987 में वाइस प्रेसिडेंट थे और 1992 में प्रेसिडेंट बन गए। वहीं डॉक्टर VV गिरी जो कि 1967 में वाइस प्रेसिडेंट थे और 1969 में प्रेसिडेंट बन गए, ओके। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करूँ तो ये 1962 तक वाइस प्रेसिडेंट थे, ओके, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए, ओके। तो गजब की बात है कि ये चारों के चारों एक के बाद क्या बन गए थे, वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट बन गए थे। यहाँ पे सिक्किम की बात करिए। सिक्किम को कब इंक्लूड करा गया? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ओके। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में सिक्किम को कब कंक्लूड किया गया था? पहले तो आपको यहाँ पे समझना है कि काउंसिल, ये काउंसिल का क्या मतलब है। देखिए जो हमारी जोनल काउंसिल होती हैं कुछ, ओके, अभी मैंने आपको बताया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत
जोनल काउंसिल को क्या किया था, जोनल काउंसिल को बनाया गया था। ओके, और जो ये जोनल काउंसिल होती है स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई जो बॉडी होती है उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। ओके, तो इसके तहत 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी। ओके, 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी। उसके बाद 6th जोनल काउंसिल बनाई गई 1971 में, एक एक्ट आया, फिर जोनल काउंसिल 6th जोनल काउंसिल बनाई गई। 6th जोनल काउंसिल जो थी वो नॉर्थ ईस्ट के लिए थी। ओके, नॉर्थ ईस्ट जो 7 स्टेट है हमारे। ओके, और उसमें उस टाइम पे सिक्किम इंक्लूडेड नहीं था। सिक्किम इसलिए नहीं इंक्लूडेड था, ये 1971 में बनाई गई। अब आपको ये देखना है कि जो सिक्किम था वो तो इंडिया में 1975 में आया। ओके, तो इसलिए उस टाइम पे सिक्किम नहीं था। ओके, नाउ जब 2002 में जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल थी इसको अमेंड किया गया और 2002 में सिक्किम को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में जोड़ दिया गया। ओके, तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो 2002 होगा। ओके, सो आई होप आप यहाँ पे चीज़ें समझ पाए होंगे। सो नाउ यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल से डेट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। ओके, इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कहता है कि जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो गवर्नर में वेस्टेड होगी, मतलब निहित होगी। तो आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा, पहले आप देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, आर्टिकल 153, 52, 53, 54, 55। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 54। ओके, जो पार्ट 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट एग्जीक्यूटिव से डील करता है। ओके, 153 आर्टिकल से स्टार्ट होता है और 153 जो आर्टिकल है इसमें बताया गया कि हर एक स्टेट में क्या होगा, गवर्नर होगा। ओके, और 154 आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो गवर्नर में क्या होगी, वेस्टेड होगी या निहित होगी। ओके, इसके अलावा जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 का, इसमें ये प्रावधान था कि एक स्टेट का गवर्नर दूसरे स्टेट का गवर्नर भी बन सकता है साइमल्टेनियसली। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे चीज़ें देखी। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। नाउ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया। ओके, तो इसका आंसर आपको देना है। जो ऑप्शन है 18, 19, आर्टिकल 20 या 21। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 21। ओके, जो 2017 में एक फेमस केस आया था के.एस. पुट्टास्वामी केस। ओके, के.एस. पुट्टास्वामी केस, के.एस. पुट्टास्वामी रिटायर्ड जज थे, उन्होंने पिटीशन डाली थी और उसके बाद ये यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक फंडामेंटल राइट होगा अंडर आर्टिकल 21। तो के.एस. पुट्टास्वामी केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल से संबंधित है। आर्टिकल जो 19 है वो राइट टू फ्रीडम से संबंधित है और आर्टिकल 21 है वो है राइट टू प्रोटेक्ट इनकन्वीनियंस सॉरी एक मिनट है। आर्टिकल जो 21 है राइट टू प्रोटेक्ट इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ओके, अगर आपने कोई ऑफेंस करा है, तो किसी ऑफेंस करा और उसके लिए आपको कन्विक्ट कर दिया गया है, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 20 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इलेक्शन कमीशन के बारे में है यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन टू दी। जो इलेक्शन ऑफ कमीशन है वो इनमें से किसके इलेक्शन से कंसर्न नहीं करता या किसका इलेक्शन नहीं करवाता है, अगर मैं सिंपल बात कहूँ तो आपसे। तो इसमें जो यहाँ पे ऑप्शन है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी और ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पे आपको नॉट बताना है। ओके, किसका नहीं कराते हैं। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। 324 आर्टिकल है, इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये इलेक्शन करवाएगा प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के,
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, बट इसमें म्यूनसिपालिटीज़ एंड पंचायत नहीं है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए जो पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ हैं, इनके जो इलेक्शन करवाते हैं, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं हर किसी स्टेट के, वो करवाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे एंड होता है। ओके, आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ पे। तो प्लीज़ यहाँ पे अगर आपने सीखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन दबा के शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमको मोटिवेट करती है ताकि हम डेली आपके लिए जो स्टैटिक जी के स्पेशल MCQ है वो लेके आएँ। ओके, सो थैंक यू फॉर द डे।